अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ जवेरिया जैद। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी और आज के न्यूज़ रूम का आगाज़ होगा तोशाखाना केस के फैसले के साथ जो कल महफूज हुआ आज जारी हो गया। एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल की है, तो दूसरी जानिब FIA ने साइफर गुमशुदगी केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए भी हाई कोर्ट से रुजू किया है, दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि साइफर 9 मई के वाक़यात 190 मिलियन पाउंड केस समेत कमोबेश 180 से ज़ायद मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं। खैर 22 रोज़ से अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ कैद हैं। उनकी रिहाई का परवाना आज जारी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि एक और मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए गए हैं। 30 अगस्त तक वो जुडिशल रिमांड पर हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खुसूसी अदालत है उसके जज ने कहा है कि अपने पास ही रखें। अभी आप इधर ही रहें। तो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास क्या कानूनी ऑप्शंस है और इनके इस्तेमाल कैसे किए जा सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं, इन तमाम नुकात पर तफसीली बात होगी। कानूनी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। साथ ही साथ आवाम को दरपेश अहम मसले की आज फिर बात होगी, जो कि है जनाब महंगाई। बिजली फिर से 2 रुपये 7 पैसे महंगी होने का इम्कान है और दूसरी जानिब बिजली की बढ़ती कीमतों और बिलों में आयद इजाफी टैक्सेस के बोझ के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज है। सूरत हाल है क्या, ये भी आपको बताएंगे। आज की कुछ दीगर खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले तोशाखाना केस की बात करते हैं। महफूज फैसला आज सुना। इस केस में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई, रिहा करने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली और 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। लेकिन हुआ क्या फिर उसके बाद? चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया। अलबत्ता अभी जो डिटेल्ड फैसला है उसका इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन बड़ा ही मुख्तसर फैसला कि जो ट्रायल कोर्ट की सज़ा थी 3 साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना, उसे मुअत्तल कर दिया गया है। इसे सादा और आसान अल्फाज में अगर आपको बताया जाए तो ये एक इंटरम रिलीफ है, यानी यूँ कह लीजिए कि ज़मानत मिली है साबिक़ वज़ीर आज़म को, लेकिन वो जेल से रिहा इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और वो उस पर जुडिशल रिमांड पर हैं। तो ये मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है, लेकिन जो तफसीली फ़ैसला है वो अब से कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही है कि जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा रीजनिंग नहीं होती। जो सज़ा मुअत्तली का फैसला होता है ये बड़ा बेसिक सा होता है और इसमें यह होता है कि आपकी सज़ा मुअत्तल करार दे दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि 5 साल से कम सज़ा जो होती है वो वैसे ही मुअत्तल हो जाती है और ये एक्सपेक्टेड था कि आज सज़ा तो मुअत्तल हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल की, तो दूसरी तरफ FIA ने साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी। स्पेशल अदालत का चेयरमैन PTI को जेल में ही रखने का हुक्म सामने आया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम स्पेशल अदालत के जज अबू हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को मुरासला लिखा कि सुप्रिटेंडेंट अटक जेल चेयरमैन PTI को रिहा ना करें, 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। FIA की टीम चेयरमैन PTI से जेल में ही साइफर केस की तहकीकात करेगी। 6 रुकनी टीम इस हवाले से तश्कील दे दी गई है। तो एक जानिब रिहाई का परवाना मिला, लेकिन रिहाई मुमकिन ना हो सकी। 30 अगस्त यानी कल तक जुडिशल रिमांड पर हैं वो साइफर केस में। तो अब एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और इस तरह से क्योंकि अभी वो अटक जेल में थे, तो जुडिशल रिमांड एक बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब उन्हें शामिल तफ्तीश करने के लिए कल जब अदालत से दोबारा FIA ने रुजू करना है तो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा सकती है ताकि फिर शामिल तफ्तीश किया जाए। फिर एक लीगल टीम है जो कि उनका डिफेंस पेश करेगी और दूसरी तरफ FIA की एक इन्वेस्टिगेटिव टीम है जो उनसे पूछेगी, सवाल करेगी कि वो साइफर कहाँ है जो आपने लहराया था और उसके बाद आपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में भी कहा कि वो तो मुझसे गुम हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली का 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया। फैसले में लिखा गया कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सज़ा का फैसला सुनाया। सज़ा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ज़मानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचल के दाखिल कराने पर जमानत पर रहा किया जाए। ये तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में कहा क्या गया है इस पर बात कर लेते हैं। आदिल सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं।
आदिल, आगाह कीजिएगा, ये तफसीली फैसला जिसका इंतजार था जारी हो गया, लिखा क्या गया है इसमें? देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म जो है वो सामने आया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा के खिलाफ अपील की दरख्वास्त जो थी वो मंजूर कर ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। 1 बजे के करीब ये फैसला जारी किया गया और 1 लाख रुपए की ज़मानती मुचलके जो हैं वो जमा कराने का हुक्म दिया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। ताहम अब जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया गया है। ये तहरीरी हुक्मनामा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि जो 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जिसने ये फैसला तहरीर किया है। और इस फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से जो 3 साल की कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए के का जुर्माना जो है वो दिया गया था, उस सज़ा को मुअत्तल किया गया है। फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला जो है वो सुनाया। सजा मुअत्तली के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल हो। ये तहरीरी फैसले में कहा गया। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि इस केस में दी गई सज़ा जो है उसका दौरानिया बहुत कम है। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। जो अदालत है उसकी जानिब से कहा गया है कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जो हैं वो भी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इस तहरीरी फैसले में ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये तहरीरी फैसला जो है हासिल कर लिया गया है। अब ज़मानती मुचलके जमा करवाए जाएंगे, फिर रोबकार जो है वो जारी होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ताहम ये फैसला तो आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी रिहाई का, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई जो है वो मुमकिन ना हो सकी, क्योंकि साइफर केस जो है जिसमें जो सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद है। तो उसमें भी जो सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत खुसूसी बनाई गई थी उसकी जानिब से एक मरासला जो है वो अटक जेल दिया गया है जज की जानिब से। अच्छा, मुझे आदिल जरा ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल है क्या? तफसीली फैसला जारी होने के बाद यकीनी तौर पर जो PTI की लीगल टीम है वो चेयरमैन की रिहाई के लिए अपनी कोशिश शुरू करेगी, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपील के लिए तैयारी कर रखी थी या नहीं? आदिल आपसे बात करते हैं सब पीपल्स पार्टी के क्या बात करनी थी? मैं अकेला मौजूद नहीं था, पूरे मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं, हमने डिफिकल्टी रिमूव की थी। अगर उस वक्त CCI में 6 लोग मौजूद थे, मैं और नवीद कमर साहब मेंबर्स थे, कायरा साहब भी वहाँ मौजूद थे जो स्पेशल इन्वाइटी थे, और अगर जो अप्रूव हुई है सेंसस उसके अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(5) पे जो बंदिश है कि जी अगर सीट्स चेंज होती हैं तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, वो नहीं हुई। हमने तो मुश्किल दूर की थी उसमें, अगर उसको आप इस तरीके से देखें। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के मामले पे अपने खदशात का इजहार किया था कि अगर ये मामला हुआ तो इलेक्शन डिले होंगे, फिर भी पीपल्स पार्टी ने जाके देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इलेक्शन कमीशन के खदशात हैं तो उनका जवाब वही देंगे कि उनके क्या खदशात थे, क्या जवाब थे। हम आपको बता रहे हैं सेंसस हो गए थे, सेंसस के फाइनल नंबर्स उन्होंने हमें प्रोविंस वाइज दिए। उन प्रोविंस वाइज नंबर्स पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो कोई कदगन नहीं थी इलेक्शन टाइम पे होने की। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि एक तरफ जी आप सारे करेंगे। ये बताएं कि 90 दिन का आपका मुतालबा, 90 दिन का PTI का मुतालबा, 90 दिन का बाकी सियासी जमातें भी सम पॉलिटिकल पार्टी, तो ये तो 4 महीने ले चुके हैं। इसके बाद अगर डिले होता है तो क्या आप इंतखाबी अमल में शामिल होंगे? देखिए जी, उसके लिए हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी
जो भी जवाब हमें इलेक्शन कमीशन देगा, हमारी जो कराची में 25 अगस्त को मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला था कि इलेक्शन कमीशन आज की मीटिंग के बाद जो हमें रिस्पॉन्ड करेगा उसको हमारी सीईसी की मीटिंग लाहौर में होगी और उसमें हम फैसला करेंगे हमारा अगला लाएअमल क्या होगा। थोड़ा इसको एक सेकंड इसी सवाल के जवाब को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं मैं कि देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि जो डिलिमिटेशन है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी, क्योंकि सूबों के अंदर जो है वो वही सीटें रहनी है जो कि पहले थी। तो आपको इतना टाइम जो आपने इलेबरेट दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये काम जो है वो मुख्तसर अरसे में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमें अश्योर ये किया कि हम इस बात पे गौर करेंगे और हम हो सकता है कि एक नया डिलिमिटेशन का टाइम टेबल दें। उसके साथ साथ ये भी बात उन्होंने कही कि हम और ये वेरीफाई वही करेंगे, लेकिन जो हमें एश्योरेंस दी गई कि इलेक्शन की तारीख भी उसके बाद अनकरीब हम दे देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ये सियासी जमातों के ऊपर मामला डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के ऊपर मामला डाल रहा है कि सियासी जमातों ने एक तो मरदमशुमारी ताखीर से की और दूसरा उसको नोटिफाई ताखीर से किया, और मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं कि आप जल्दी इंतखाबात करें, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। देखिए, इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही है या हम सही हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है हमने उनके सामने भी रख दिया और आपके सामने भी रख दिया। एक मिनट, एक बात सुने। एक जो आपने बात बार बार की है, जस्ट गिव मी अ लिटिल स्पेस, जस्ट इधर आ जाए ना। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ, देखिए अभी बार बार आप वही सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं। हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से आज वाज़े तौर पे कहा है कि ये आपकी और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत खुशगवार माहौल में, लेकिन हमने अपने जितने भी खदशात हैं डिले के हवाले से वो सामने रखे और कहा कि आइन हमारे लिए बालातर है किसी सब्सिडरी लेजिस्लेशन से, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, डीलिमिटेशन जो हल्का बंदियों का अब सामने वो रख रहे हैं कि एक तो ये अदालतों में भी मौजू सामने आ गया, सब जुडिस है, लेकिन वो भी हल्का बंदियां जो हैं, जैसे अभी ये 3 बातें हुई हैं जी, और आगे न्यूट्रलिटी की बात वो तो होती रहेगी, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है, तो टाइम उसके ऊपर बाला हो, और वो प्लीज़ उनसे ये सिर्फ तवक्को है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, वो ऑटोनमस हैं, वो एक उन्होंने अपनी हैसियत और एक रेपुटेशन बनाई है, तो अब वो मेहरबानी करके एक इलेक्शन शेड्यूल के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन के वफ्द से, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें मुख्तलिफ जो सियासी जमातें उन्हें बुलाया गया। आज पीपल्स पार्टी की बारी थी और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो मरदमशुमारी का मरहला है उसके बाद जो डिलिमिटेशन है उसके प्रोसेस को स्पीड अप करें और साथ ही साथ एक नया शेड्यूल जारी कर दें। जो 4 महीने का काम है वो 2 महीने में कर लें और इलेक्शन की भी एक तारीख दे दें, ताकि जो अभाम है, लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे, उसका भी जवाब मिल जाए। कहा जा रहा है कि आईनी जो मुद्दत है उसमें ही इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी हमेशा से मौक़िफ़ रखती है। खैर, तोशाखाना केस की हम एक बार फिर से बात करते हैं। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मअतली पर शहबाज शरीफ का रद्द अमल भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। ट्वीट में उन्होंने अपना ये रद्द अमल दिया है और आज जो तोशाखाना केस है उसका फैसला आया, उसके बाद अब मुख्तलिफ सियासी हल्कों की जानिब से इस पर रद्द अमल भी आ रहा है और ऐसे में शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट के जरिए अपने रद्द अमल का सब ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड था कि सज़ा मुअत्तल होगी, क्योंकि सज़ा का जो दौरानिया है उसको देखते हुए उमूमन अपीलेट फोरम पे ये मुअत्तल हो जाती है। साबिक़ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी गुफ्तगू की PNN से। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड था कि ये मुअत्तल होगी। वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुने। शॉर्ट सेंटेंस में सज़ाएं मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन जो मैं बयानात देख रहा हूँ ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि वो यूँ लग रहा है कि जैसे शायद सज़ा ख़त्म कर दी गई है और उनकी नाअहली ख़त्म हो गई। ऐसी बात नहीं है।
शॉर्ट ऑर्डर है, उसकी भी अभी रीजंस आएंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी बुनियाद पे होना चाहिए, इस बुनियाद पे, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर डीप इनटू द मैरिट्स अमूमन कोर्ट्स नहीं जाती। तो शॉर्ट सेंटेंस में सजाएं मुअत्तल होती रहती हैं, लेकिन उनकी जो सजा है वो ख़त्म नहीं हुई और ना ही उनकी महफी ख़त्म हुई। ये कहा जा रहा है कि इतनी खुशियां ना मनाई जाएं क्योंकि कन्विक्शन तो बरकरार है। खैर, रहनुमा नून लीग अता तारड़ कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शवाहिद और सबूत पेश किए गए हैं। सज़ा मौतली का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सज़ा ख़त्म हो गई है। सज़ा की मौतली 3-4 साल सज़ा पाने वाले किसी चोर डाकू की भी हो जाती है। सज़ा ख़त्म होने के लिए केस के फैसलों का तफसीली जायज़ा लिया जाता है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। तो सज़ा मुअत्तल होने पर बहुत जल्दी मिठाई ना खा लीजिएगा। सज़ा अपनी जगह कायम है, ना अहली अपनी जगह कायम है। साइफर के केस में आपने जवाब देना है और वो जज ने आज से को 15-16 तारीख को आपको जुडिशियल रिमांड पे 30 दिन के लिए भेजा था, जो कल खत्म हो रहे हैं। आपकी सर्टिफाइड चोरी ना छुप सकी है, ना छुप सकेगी, ना उसकी सजा खत्म हुई है, मुअत्तल जरूर हुई है। और वो भी गुड टू सी यू को सलाम पेश आप करें कि गुड टू सी यू ने आपके लिए मामला थोड़े से गुड कर दिए हैं फॉर द टाइम बीइंग। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर असाफी कहते हैं कि सज़ा मुअत्तली का फैसला आना कोई अनहोनी बात नहीं है। 5 साल से कम सज़ा हो तो कानून के मुताबिक ये मुअत्तल हो सकती है। वो क्या कह रहे थे, उन्हें भी सुने। दरखास्त दी गई थी कि सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए, वो मान ली गई है और सज़ा को सस्पेंड होना जो है गैर मामूली सी बात नहीं है। जो क्योंकि 5 साल या 5 साल से कम अगर सज़ा हो तो उसकी मुअत्तली 426 CRPC के तहत वहाँ मुमकिन होती है। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि बावजूद इस चीज़ के कि पीटीआई के जो ऑफिशियल ट्वीट का या जो भी उनका सिलसिला है, और उसमें जो उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, जिस तरीके के बावजूद चीफ जस्टिस ने और उनके साथी जजेस ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस साशिकावान कह रही हैं कि सज़ा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। आज के फैसले की गूंज कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर थी। सियासी जमात कई रोज़ पहले ही ये फैसला सुना चुकी थी। उनकी गुफ्तगू भी सुनिए। फैसला था जहां सज़ा की मुअत्तली हुई, उसने सज़ा मुअत्तली के दौरान ये कहीं पे तय नहीं हो गया कि कैदी नंबर 804 को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया, या कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुजरम से मोहतरम बन गए हैं। और ये भी किसी तरह मुमकिन नहीं है कि जिनको फरमाइशी खाने और मुरगन ग़िज़ाएं जेल में फराहम कर कर के एक नहीं 2 पाकिस्तान का जो अमली नमूना सामने आया है, इसने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की कली खोल दी है। आज कैदी नंबर 804 कह रही हैं, पहले नाम लेते नहीं थकती थी। खैर, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने भी बात की। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तली का फैसला उन्होंने दुरुस्त करार दिया। वो क्या कह रहे थे, उन्हें भी सुने। फैसला दुरुस्त है। इस तरह के मामला जहाँ पे 3 साल सजा हुई हो, जब भी मामला अपील में सस्पेंशन कोई सीख करता है तो सस्पेंशन हो जाया करती है इस तरह के केसेस में, और इसकी चूँकि नज़ीर मौजूद है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दुरुस्त फैसला किया है। लेकिन सस्पेंशन का मतलब ये है कि अबूरी तौर पर अब वो पाबंद सलासल नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ तक उनकी कन्विक्शन का ताल्लुक है वो तब खत्म होगी जब अपील में उनके हक में फैसला होगा, और अगर अपील में उनके खिलाफ हो गया तो फिर ये अबूरी हुक्म भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अबूरी हुक्म है, इंटरिम रिलीफ है। ये इंटरिम रिलीफ शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। जब तक इनका अपील मेन सुनी नहीं जाती तब तक ये सस्पेंशन हुई है। जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, वो उसका इतलाक जो है वो इसी केस पे होगा, उसका इतलाक दूसरे केसेस पे नहीं होगा।
इरफान कादिर साहब की राय आपके सामने है। माहिरा कानून एतजाज़ असलम साहब भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। एतजाज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये इस वक्त सूरत हाल है क्या? अब साइफर मुकदमे में डेफिनेटली वो जुडिशल पर हैं, कल उनका फैसला हो जाएगा कि आगे क्या करना है, जिस्मानी रिमांड पर जाएंगे, जुडिशल कंटिन्यू रहेगा, लीगल ऑप्शंस क्या हैं? ज़मानत हो सकती है साइफर वाले मामले में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। बिल्कुल जी, मेरी नज़र में बिल्कुल ज़मानत हो सकती है, क्योंकि हमें थोड़ा सा बैकड्रॉप इसका देखना पड़ेगा कि जो साइफर केस में इनकी जो गिरफ्तारी डाली गई है वो टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इनको नोटिस जारी किए गए चेयरमैन PTI को और वो नहीं तफ्तीश में शामिल हुए, उसके चलते इनको गिरफ्तारी इनकी डाली गई थी। आई थिंक अगर इनके वकला और ही हिमसेल्फ अगर ये आर्ग्यू करें कि जी हमें तो नोटिस रिसीव नहीं हुए या तब इन्होंने नोटिस जारी किए जब हम जेल में थे, तो आई थिंक ही हैज़ अ गुड केस टू आर्ग्यू फॉर अ बेल इन साइफर केस। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर भी चांसेस हैं, बट नॉनदलेस इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, बिकॉज जिस तरह भी मैं बाकी तजिए भी सुन रहा था उसके अंदर नज़र ही आता है बाज़ारी तौर पे कि मोर देन एनीथिंग एल्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या जो सबसे बड़ी आपके लिए इशू है PTI चेयरमैन के लिए, वो है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज डिस्क्वालिफिकेशन। क्योंकि जब तक मेन अपील का फैसला नहीं होता, जो आज का फैसला है या जो साइफर केस है, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी कंप्लीट होगी, चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर उसके अंदर जाके कहीं उसकी कार्रवाई पूरी शुरू की जाएगी। बट जब तक मेन अपील का फैसला हाईकोर्ट में नहीं होगा तब तक डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, इसमें एतजाज़ साहब इसमें काइंडली ये ऐड कीजिएगा कि एक दरख्वास्त दी गई है कि जो बाकी मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तारी से रोका जाए या इस दौरान जिन मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई उसे कलअदम करार दिया जाए। तो ऐसा कोई ब्लैंकेट रिलीफ मिल सकता है पहले की तरह, जैसे एक हफ्ते का मार्जिन दे दिया गया था कि इसमें मजीद जो मुकदमात दर्ज हों उसमें भी गिरफ्तार नहीं करना? डू यू थिंक ये दोबारा दोहराई जाएगी प्रैक्टिस, जो कि लीगल एक्सपर्ट्स इस पर तनकीद करते हैं, लेकिन स्टिल ये एक बार तो कर ली गई है? जी वैसे मेरी नज़र में सर ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। और ये जो आपने भी बात की और साइफर केस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल एट सेम टाइम चल रहे हैं, तो जितनी भी जमानतें हैं और आज का जो केस है या जो आज की जमानत भी उनकी हुई है, वो इसी वजह से रुक गई है या उनको इसी वजह से रिहा नहीं किया जा रहा क्योंकि वो किसी और केस में मतलूब है। सो इसलिए जहाँ पे किसी और केस में मुलविस हो या मतलूब हो या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना ज़रूरी हो, तो अमूमन तौर पे ऐसे भी किसी भी शख्स को रिहाई नहीं मिलती है। सो इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी देना, मेरा ये ख्याल है, मेरी नज़र में इट सीम्स डिफिकल्ट, इट सीम्स इम्पॉसिबल कि एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी जाए कि जी किसी केस में कभी भी गिरफ्तारी नहीं होगी। इम्पॉसिबल। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कीजिएगा एहसास साहब कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, बल्कि एक मरतबा आप हमारे पास स्टूडियोज़ में थे, हमने तब भी डिस्कस किया था कि एक अच्छी ये आप कह लीजिए कि लेयर बाय लेयर उन्होंने चीज़ें तरतीब दी हैं कि हाई कोर्ट में भी चल रहा है और पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो वो कितना इफेक्ट हुआ हाई कोर्ट की इन प्रोसीडिंग्स पे, जहाँ बोला गया कि आप हाई कोर्ट जाएँ, शायद आपको वहाँ से रिलीफ मिल जाए? तो ये जो रिमार्क्स होते हैं ये इटसेल्फ मामलात को ज़रा मुश्किल नहीं बना देते लोअर कोर्ट्स के लिए? नहीं वैसे मेरी इसके अंदर अगैन मेरी राय थोड़ी शायद मुख्तलिफ होगी। मैं इस हद तो अग्री करता हूँ कि एक ही केस को दो डिफरेंट फोरम्स पे नहीं सुनना चाहिए और ना सुना जाता है। अगर हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है, वो शायद किसी एप्लीकेशन पे हो या किसी पूरे केस की अपील अगर पेंडिंग हो, तो सुप्रीम कोर्ट अमूमन तौर पे बेशतर औकात 99.9% वो नहीं सुनता। वो इसी रिकमेंडेशन के साथ या इसी डायरेक्शन के साथ कि क्योंकि हाई कोर्ट में अभी मैटर पेंडिंग है, वो उसको खारिज करके उसी कोर्ट के पास भेज देता है जिसके सामने अपील पड़ी होती है। जहां तक कनेक्शन का कोई इशू आ गया है गालिबन। थैंक यू सो मच एतजाज़ असलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एतजाज़ की राय ये है कि इसमें हो सकती है, लेकिन ये अंदाजे हैं या लीगल कैलकुलेशंस हैं, ये तो कल पता चलेगा कि जब दोबारा अदालत से रुजू किया जाएगा, FIA क्या कहती है और अदालत बिल्कुल ऐसे। और एक वही बात जो सुबह से भी हम कर रहे हैं कि जो मेन अपील है उसका जब तक फैसला नहीं आता तो ना डिस्क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह है, वो डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह। खैर, चेयरमैन PTI रिहाई के बाद उनकी दोबारा गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। ये अब पूरे केस का हम टेक अवे अगर आपको बताएं तो साइफर केस की जेल में ही तहकीकात होंगी। अब चेयरमैन PTI की सज़ा मौतली पर रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं, जो कि
हमने आपको दिखाए भी, सुनवाए भी। फिरदौस आशिक आवान ने चेयरमैन PTI पर तनकीद की है, शहबाज शरीफ की जानिब से भी ट्वीट किया गया है। तो आज पूरा दिन जो है 11 बजे इस महफूज फैसले को सुनाया जाना था, लेकिन करीबन कोई पौने 1 बजे सुनाया गया। इसमें कंफ्यूजन है, उसके बाद से अब जो तक साइफर वाला मामला है उसमें हम हाँ कह रहे हैं कि आज गिरफ्तारी डाली गई। गिरफ्तारी तो ऑलरेडी 14-15 तारीख की है बिल्कुल और वो जुडिशियल रिमांड पे भी है, जो कि खत्म हो रहा है। वो जुडिशियल रिमांड पर तो ये जरा एक क्लैरिटी इसमें है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि आज फैसला आने के बाद गिरफ्तारी डाली गई। ऐसा नहीं, गिरफ्तारी ऑलरेडी थी, उसके बाद अब उनका रिमांड भी खत्म हो रहा है जो 14-15 दिन का था। अब उबैद, मामला ये है कि कल साइफर केस में जो जुडिशियल रिमांड कल खत्म हो रहा है, लेकिन कमोबेश कोई 180 मुकदमात है जिनका सामना करना है मजमूई तौर पर चेयरमैन PTI। तो उनके खिलाफ 9 मई के केसेस भी हैं। उसकी अगर हम बात करें तो जमानतें खारिज करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि रिकॉर्ड पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि डिवीजन बेंच में आना हो तो आ जाइएगा। तो चेयरमैन PTI के खिलाफ जो 9 मई के केसेस हैं उसके हवाले से भी अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स आपको हमने बताए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बुशरा बीबी की बात करें जो कि चेयरमैन PTI के एरिया हैं, तो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में उनकी पेशी हुई है। 12 सितंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। उधर बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में नैब में बुलाया गया, आज पेश होने और केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत की गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। तो आज एक मौके पर वो पेश नहीं हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ उनका इंतज़ार किया जा रहा होगा, लेकिन अब तो वो भी वक्त ख़त्म ही हो गया है। तो यकीनी तौर पर वो दोनों जगह ही पेश नहीं हुई हैं। अब जब पेश नहीं होते तो फिर उसके बाद वारंट जारी होते हैं, फिर गिरफ्तारी की कोशिश होती है, तो फिर कहा जाता है कि गिरफ्तार करने के लिए घर तक आ गए। ये भी एक यानी बट अगर हम अदालती लिहाज से कहें तो आज का दिन PTI के नाम था। सारे केसेस और सारी मीडिया ने तमाम तर सूरत हाल बताई है। ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसे दिनों का आना भी जरूरी है। उनका लीगल राइट है, ये उनका लीगल राइट है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना ताइफ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत हुई और वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ अपील वापस ले ली है। नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कहा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठेंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए गए। अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। तो ये तोशाखाना का मामला है और तोशाखाना इस वक्त एक हाईलाइटेड इशू है। तोशाखाना से चीज़ें लेने के बाद डिक्लेयर न करने पर सज़ा हो रही है। फिर दूसरे पुराने मामलात को लेकर जो हाई कोर्ट के फैसले हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। लेकिन अगर आज की उबैद गिरफ्तारी की PTI का दिन रहा तो PTI के सदर का भी तो बताया। मैं गलत नहीं थी, मैं बताती हूँ। परवेज इलाही की बात करते हैं जिनके साथ भी कमोबेश ऐसा ही हो रहा है कि एक केस में अगर उनकी रिहाई का परवाना मिलता है तो फ़ौरन दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सरकारी घपलों की अगर हम बात करें, सरकारी ठेकों में घपले और किकबैक्स का केस नैब ने तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जनाब जमा करा दी है। परवेज इलाही के अकाउंट में 120 मिलियन रुपए आए। नैब रिपोर्ट में यह बताया गया है। परवेज इलाही ताहाल रकम के जराए से मुतालिक नहीं बता सके। नैब रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही के फैमिली मेंबरान के अकाउंट्स में भारी रकम जमा हुई। मोनिस इलाही ने गिरफ्तारी के खौफ से खुद को रिपोश कर लिया है। नैब रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। अजमत हयात ने बतौर वादा माफ गवाह ये बयान दिया है। तो नैब रिपोर्ट सामने आ गई है परवेज इलाही के खिलाफ और नैब रिपोर्ट में जो तफसीलात थी वो हमने आपको बता दी हैं। परवेज इलाही जो कि इस वक्त जेल में है और जिस तरह से पहले हमने आपको बताया कि जैसे ही उनकी रिहाई जो है उसका हुक्म दिया जाता है तो फौरी से दूसरी केस में उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होती और अभी तक वो गिरफ्तारी हैं। खैर, अभी हम शामिल कर लेते हैं दिन भर की 20 अहम खबरें सुपर 20 में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला स्टेयरिंग कमेटी के सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया पर हमला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का मुख्तलिफ जजेस के तकर्रुरों तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। जिन्ना हाउस हमला केस की समाअत करने वाले ATC के जज एजाज को भी तब्दील कर दिया गया। लाहौर के एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। जज साजिद आवान ने महफूज फैसला सुना दिया।
इंतखाबात में अवाम पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। पीपल्स पार्टी अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने वाली वाहिद जमात है। शर्जील मेमन की रावल हाउस की हल्के के अवाम में मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्तान में साबिक एमएनए अली मूसा गेलानी की गाड़ी को हादसा, अली मूसा गेलानी और साथी महफूज रहे। हादसा कोटला महारा के करीब पेश आया। जाफराबाद में दरीना दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल। नेशनल हाईवे पर कार पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। खैरपुर में फातिमा हलाकत केस में अहम पेशरफ, मरकजी मुल्जिम असद शाह के ड्राइवर एजाज काजी पर सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज। अपर चित्राल में चेयरलिफ्ट फंस गई, रेस्क्यू एहलकारों का फौरी एक्शन। डोली में फंसे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन 45 मिनट जारी रहा। KNF की ड्रोन के जरिए मुनशा स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुनशा स्मगल करने वाले गिरोह का एक कारिंदा गिरफ्तार, हेरोइन और ड्रोन बरामद। कराची में आशोबे चशन के मरज में तेजी से इजाफा, शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दर्जनों मरीज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू मच्छर की बहुतात, 24 घंटे में 67 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 28, रावलपिंडी में 15, फैसलाबाद में 6 शहरी बीमार हो गए। पंजाब भर में मानसून बारिशें 4 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के, PDMA का अलर्ट जारी। एशिया कप का मेला सजने में एक दिन बाकी। पाकिस्तान और नेपाल इफ्तिताही मैच में कल मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा। फख्रे पाकिस्तान, अरशद नदीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, गुलदस्ते पेश किए गए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात नहीं, जिससे परफॉर्मेंस मुतासर होती है। हुकूमत को एथलीट्स के लिए ग्राउंड्स फराहम करने चाहिए। अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को हादसा, रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में खातून समेत 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। चिली का शहरी पैदाइश के 42 साल बाद अपनी वालिदा को ढूंढने में कामयाब। दोनों की पहली मुलाकात के वक्त जज्बाती मनाज़िर देखे गए। और जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में हर तरफ हैरी पॉटर नजर आने लगे। 1758 नौजवानों ने फिल्मी किरदार हैरी पॉटर का रूप धारकर आर्मी रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो दिन भर की 20 अहम खबरें आप जान चुके हैं जवेरिया। आपने सारे मामलात पर जो है वो जल्दी से हमें अपडेट कर दिया, लेकिन एक बड़ा मसला तफसील से बात करने वाला रह गया। वो क्या है? वो ये है कि जो बिजली के इजाफी बिल आ रहे हैं उनकी वजह क्या है, और इसके साथ साथ मईशत की सूरत हाल चीनी महंगी हो रही है। आज क्या तारीख हो गई है? 29। तो अब जो है वो 1-2 दिन में आपको पेट्रोल जो है वो उसका रेट पता चल जाएगा नया क्या है। डॉलर जो है वो मुसलसल छलांगे मार रहा है और डॉलर की जो कीमत है उसमें इस्तेकाम देखने में नहीं आ रहा है। ओपन मार्केट की बात करें तो डॉलर जो है वो 3 रुपये महंगा हुआ, अब कीमत इसकी 318 रुपये। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 5 पैसे इजाफा और यहाँ कीमत 303 रुपये 5 पैसे हो गई है। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। ट्रिपल सेंचुरी तो इसने क्रॉस कर ली है। अब इसके बाद पता नहीं कहाँ पे इसको लगाम लगेगी, डॉलर की कीमत थमना कहाँ है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है तो महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। यही नहीं बल्कि जो अशाए ज़रूरिया है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अवाम सरापा एहतजाज है और सबसे ज़्यादा अब जो अवाम बेबस नज़र आ रहे हैं वो बिजली के बिलों को लेके आ रहे हैं। और उबैद, आपने नोटिस किया होगा कि इस माह के बिल भी आ गए हैं। पिछले महीने जो बिल आए थे उसमें कितने गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। यूनिट वही है या उससे भी कम है,
लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। खैर, डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर की जो रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमत है, इससे भी आवाम परेशान है और यकीनन इसने तमाम तर जो दूसरी चीज़ें और महंगाई है उसको भी इफ़ेक्ट किया है। मईशत की सूरत हाल क्या है और डॉलर की उड़ान कहाँ तक जाने का इरादा रखता है, ये जान लेते हैं। नजीब नाइज हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, बताइएगा, डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, क्या वजह है इसकी? वजूहात तो वैसे हमें पता है, लेकिन ये बताइएगा कि क्या कोई कमी हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल, इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। 303 रुपये 5 पैसे तक डॉलर पहले कभी नहीं आया, इंटर बैंक में अब पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 318 रुपये तक पहले कभी नहीं आया, लेकिन अब 318 रुपये तक जो है ये ऑफिशियल रेट है। लेकिन अगर कोई आम शहरी डॉलर परचेज़ करना चाहे किसी भी हवाले से, जब वो मार्केट में जाता है तो उसको डॉलर जो है इन कीमतों से ज़ायद पर फराम की जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर का फुकदान है और मुख्तलिफ जो मुआशी हल्के हैं उनकी जानिब से भी डॉलर की परचेजिंग ज़्यादा हो रही है। और ख़ास तौर पर निगरान सेटअप के बाद एक जो मुआशी हल्का है उनको एक अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर जो है वो अपने पास रखें ताकि वो मुश्किल वक्त में परचेज़ कर पाएँ अपनी अशिया। और इसका तमाम तर असर जो है वो आम आदमी पर पड़ना है आइंदा दिनों में। और ख़ास तौर जब पेट्रोल की कीमत, जिसका डायरेक्ट लिंक है डॉलर से, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। जबकि पाकिस्तान इस वक्त दालें जो हैं खाने पीने की वो भी बरामदात करता है और इस वजह से उनका रेट जो है वो भी बढ़ेगा, दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो तमाम जो इम्पेक्ट है वो आम आदमी पर ही पड़ना है। इनफ्लो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी डॉलर जो है वो इस वक्त नहीं आ रहे, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ जो है वो अच्छा नजीब, डॉलर की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि जो 300 का हिस्सा था वो हम कह रहे थे कि अबूर ना हो, लेकिन अब ट्रिपल सेंचुरी भी कर ली है डॉलर ने। इसके बाद कहाँ तक एक्सपेक्टेड है डॉलर की प्राइस, क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि डायरेक्ट ये इफेक्ट करेगा पेट्रोलियम मसनूआत को और इसके बाद अशिया ज़रूरिया को, और आवाम इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। जी, जो करेंसी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जब तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में, तब तक जो है डॉलर में कोई ऐसी कमी नहीं आ सकती जो गिनी जा सके। इस वजह से ये जब तक हुकूमत की जानिब से या फिर कोई ऐसा ऐलान सामने आए डॉलर के हवाले से, डॉलर के इनफ्लो के हवाले से, एक ख़बर जो है मुख्तलिफ जो हुकूमती ज़राए उनसे ये मिल रही है कि बैरूनी फंडिंग आनी है कुछ दिनों में। देखते हैं कि वो कब आती है, उसके बाद ही डॉलर में कुछ कमी तो होगी। लेकिन मुसलसल इसमें बेहतरी तभी आ सकती है जब पाकिस्तान बरामद जो है एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान अपनी बढ़ाएगा, उससे जो है डॉलर का जो इनफ्लो होगा तभी मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी और डॉलर रुपए में जो फ़र्क है वो तभी कम हो सकेगा। ठीक है नजीब, बहुत शुक्रिया, आप हमें बता रहे थे। और जिस तरह से आपने कहा कि नहीं फंडिंग आनी है, अब उसका इंतज़ार किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी फरिश्ते का इंतज़ार किया जा रहा है इस सूरत हाल को संभालने के लिए। हमारे साथ ज़फ़र पराचा साहब माहिर मौशात मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, मईशत की सूरत हाल आपने देख ली है, महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है और डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। सर, कहाँ देख रहे हैं आप डॉलर की प्राइस कहाँ तक पहुँचेगी, क्या मेजर्स होने चाहिए आपके ख्याल में? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, जहाँ तक डॉलर की प्राइस की बात है तो मुझको तो रुपया आगे दबाव में लगता है और जो क्या इसके लिए इक़दाम होने चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारी विल होनी चाहिए, जो कि कहीं पे को विल नज़र नहीं आ रही है हुकूमत की। और इसको कंट्रोल करना मैं समझता हूँ पूरी इकनॉमी को, ना सिर्फ डॉलर, पूरी इकनॉमी को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हमारी नीयत ठीक हो तो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। रिसोर्सफुल कंट्री है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है और ज़्यादातर जवान लोग हैं, तो इसको ठीक करना कोई मसला नहीं है। $60 बिलियन की हमारी इनकम है और इतनी ही तकरीबन हमारी जो है ना एक्सपोर्ट है
और इतनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस और इतनी हमारी तो import पराजय है। साहब, अगर तो हमारे अगर पास हम- रिसोर्सेज भी हैं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा और कब करेगा? किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? देखिए जनाब, इंतजार तो मेरा ख्याल है नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि इनकी विल ही नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिजाइन, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है, जो केयर टेकर हो या पॉलिटिकल हो, जो भी हो, उनको जो एक एजेंडा मिलता है ये वहाँ लेके जाते हैं। देखिए जैसे कि डॉलर का रेट है इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान के इर्द गिर्द सबसे कम कमज़ोर करेंसी हमारी है, बिल्कुल। और अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। इवन देन जो अफ़गानिस्तान है और श्रीलंका है वो भी हमसे ऊपर है डिफ़ॉल्ट करने के बाद भी। और इसको ठीक करने के जो इक़दाम हैं, देखिए वो इक़दाम ये हैं कि हमको ओवरसी पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना पड़ेगा। हमने पिछले दिनों नवंबर 2022 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में बड़ी सख्ती की खरीदो फरोख्त पे। जो काम श्रीलंका ने किया वही हमने किया, उससे वहाँ पे उनका फॉरेन एक्सचेंज गिरा, ग्रे मार्केट बढ़ी। हमारे यहाँ भी यही हुआ कि हमारी जो रेमिटेंस है वो 20% गिरी, एक्सपोर्ट 20% गिरा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं गिरा, वो डाइवर्ट हो गया ग्रे मार्केट में। पराजय साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हमारी नज़र हमेशा से बैरूनी जो फंडिंग है उस पर होती है। अभी भी कहा जा रहा है कि कहीं से बैरूनी फंडिंग आएगी तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। ये तो एक डायलेमा है हमारा। देखिए मैडम, बात यह है, आपकी शायद उम्र इतनी ना हो, हमने अपने बचपन में जब 71 की वॉर लगी तो उसमें आया कि जी अमेरिकन बैरी बेड़ा आ रहा है, वो बेड़ा आ रहा है, उसी चक्कर में हमारा मुल्क आधा चला गया। तो अभी भी बैरूनी फंडिंग के ऊपर अगर हम रहेंगे तो अल्लाह ना करे कि वो मजीद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। देखिए हमको अपने वसाइल पे इंहिसार करना है, हमने अपने मुल्क को इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बना दिया है। बिल्कुल जफर पराजय साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब तक हम अपने वसाइल पे इंहिसार नहीं करेंगे और ये जो हमारी प्लानिंग्स हैं या जो कुछ हम कर सकते हैं वो नहीं करेंगे तो सूरत हाल ऐसी रहेगी और इसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मईशत की सूरत हाल, डॉलर की सूरत हाल, महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो आवाम है सारा जो प्रेशर है वो उनको बर्दाश्त करना पड़ा है। 303 रुपये 5 पैसे ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस हो गई है और रुपए की जो बेकदरी है उसका सिलसिला भी जारी है। इसी तरह से जब डॉलर की प्राइस में इजाफा होता है डायरेक्ट उस इफेक्ट करता है। पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो पता नहीं क्या कुछ महंगा होगा। असल में हो ये रहा है कि हुकूमत को लग रहा है कि लोगों के पास बहुत पैसे हैं। मैंने और आपने अपने घर में जो है ज़मीन खोद के ख़जाना दबाया हुआ है, तो वो हर चीज़ को इतना महंगा करें कि हम वो ख़जाना निकाल के अब खर्च करना शुरू कर दें, जो कि हमारे पास नहीं है। हम बड़े वसूख से कह रहे हैं किसी के पास नहीं है। जितनी जिसके वसाइल हैं उससे ज़्यादा आपने उसके लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो खुदा के लिए आप ऐसा ना सोचें। अब बिजली 2 रुपये फिर महंगी। अभी तो ये अंदाज़ा लगा के बैठे हुए थे, उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि सस्ती होगी, एहतजाज हो रहे हैं, 5 दिन हो गए, लोग अपना गला फाड़ फाड़ के नारे लगा रहे हैं, बिल जला रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो रायगा गई, क्योंकि अब 2 रुपये और कुछ पैसों का मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। इंतहाई मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त जो है वो सिर्फ इन लोगों के लिए जो बिल दे रहे हैं, यानी जिनकी मुफ्त बिजली है, उनकी मुफ्त बिजली बंद करने के लिए भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम फैसला नहीं कर सके जो हमारे बस में। आप हमें सब्सिडी ना दें, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन की बिजली आपने बंद करनी है मुफ्त, वो आप सब्सिडी के मद में पैसे डाल रहे हैं वहाँ से, वो पैसे आपको और फ्लक्चुएट करते हैं। यही मुतालिबात हैं जो रखे जा रहे हैं कि ये जो इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं। नहीं, अगर ये मुश्किल वक्त है तो मेरे लिए है, आपके लिए है, तो फिर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी उतना ही मुश्किल होना चाहिए। बाकी कुछ लोग जिनका हम नाम नहीं ले सकते, मौज़िज़ीन है, मुतल्लिकीन है इस माशरे के, उन सब के लिए भी होना चाहिए। सारा मुश्किल वक्त हमारा और आपका थोड़ी है। जो बिजली के इजाफी बिल हैं इनके खिलाफ जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया कि एहतजाज का सिलसिला तो जारी है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे ताजिर बरादरी भी बाहर निकल आई है और आवाम तो एहतजाज कर ही रही है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो बिजली के बिल हैं इनमें कमी की जाए और जो टैक्सेस आयद किए गए हैं, नाजायज़ टैक्सेस आयद किए जाए हैं, इनका खात्मा किया जाए। अगर हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। कराची के कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की जानिब से दुकानें बंद की गई और एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई, क्योंकि अगर ये दुकान खोल भी रहे हैं, शटर खोल भी रहे हैं, तो कौन सा कारोबार हो रहा है? किसी के पास कहाँ पैसे हैं कि आकर वो जो है वो बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी कर ले। तो जो लग्जरीज़ हैं, मुख्तलिफ आप कह लीजिए शॉपिंग है, ख़रीदारी है, वो तो ख़त्म ही हो गई। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों पूरी नहीं कर पा रहे,
तो दुकानदार भी दुकान खोल के बैठे, उन्होंने शटर को। सूरत हाल इस वक्त अब ये बन चुकी है कि ज़िंदगी के जितने साल हम गुजार चुके हैं, हमने कभी ऐसी जो वर्स्ट सिचुएशन आपके बारे में तो जफर पराचा साहब अभी कह के भी गए ना, बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, बिजली के बिल मिलेंगे या बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक अलमिया है कि फैसला ही नहीं हो सका। 48 घंटों की एक डेडलाइन जो है वो जनाब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने सेट की, फिर तीसरे दिन पे उसे एक्सटेंड किया, फिर कहा कि वफाकी काबीना का ये प्रोग्रेटिव है, वो फैसला करेगी क्योंकि हम निगरान है। अब जनाब जो वापडा और तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन है उनकी मुफ्त बिजली से मुतालिक फैसला करना था, जो कि बस में था, विद इन दी हाउस होना था, वो भी नहीं हो सका। बाकी भी जो तमाम मामलात हैं वो कहा गया कि हमें बताएं, ब्रीफ करें, रिपोर्ट करें, और रिपोर्टों और फाइलों में मामला घूम रहा है और बिजली फिर महंगी हो जाएगी। बारीक कार्रवाई एज ऑलवेज आम सार्फिन को रिलीफ के लिए काबीना ने जो तवानाई डिवीजन को तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत की थी, वो हिदायत जारी कर दी गई है, लेकिन तरीक़ाकार वज़ा अभी तक नहीं हुआ। दूसरी जानिब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला स्टीयरिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। तो ये जो इजलास हुए थे जिसकी निगरानी की थी निगरान वज़ीर आज़म ने, उन इजलासों का अहवाल हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं इरफान इकबाल शेख, वो ये कह रहे हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई, बिजली से कारोबार नहीं चल सकते, बिजली महंगी होने से एक्सपोर्ट में मजीद कमी आएगी और पावर प्लांट मालिकान के साथ बैठकर कीमतें कम करने का प्लान भी मुरतब किया जाए। उनकी जानिब से एक क्या कह रहे हैं वो भी हम सुन लेते हैं। हमने एनर्जी के ऊपर एक पूरी अपनी रिसर्च पेपर हमने शाया किया है और रिसर्च पेपर शाया करके हमने तमाम अपनी जो हमारी एम्बेसीज हैं, तमाम हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबको हमने भिजवाया है। तो बुलाएं, उसके ऊपर काम करें। यही चीज़ जिसका हम रोना रो रहे हैं वो सारा उसके हल उसमें दिया हमने। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट हमें इसमें पूरी तरह अपने साथ नहीं बैठाएगी, हमारे साथ मिलकर फैसले नहीं करेगी, ये हालात उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते। तो बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी, और ऐसे में आप अगर चाय में चीनी डाल रहे हैं तो बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह ये भी आपसे दूर कर दी जाएगी हुकूमत ने। इसके लिए भी पूरा प्लान बनाया हुआ है। चीनी का जो 50 किलो का बैग है वो 8,000 रुपये का हो गया है। लाहौर में जो दुकानों पर चीनी इस वक्त है वो 170 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कहीं थोड़ी बहुत कोई मिठास नाम की कोई चीज़ रह गई थी तो ये तय किया गया है कि ये भी नहीं छोड़नी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ कराची की अगर हम बात करें तो 160 रुपये में यहाँ पे फ़ी किलो चीनी मिल रही है। बाज़ारों में चीनी की किल्लत ने भी जो आवाम है उसको परेशान कर दिया। यानी एक जानिब चीनी महंगी और दूसरी जानिब चीनी मिल ही नहीं रही है। जो लेना चाहते हैं वो भी ना लें, बगैर चीनी के चाय पिएँ और मीठे से परहेज़ करें। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। तो सर फैसला सुनाया गया लेकिन अब तफसीली फ़ैसला भी जारी हो गया है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि उस तफसीली फ़ैसले में क्या कुछ कहा गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा तो मुअत्तल हो गई, लेकिन दूसरी जानिब FIA ने साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल ली और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दे दी है। तो कल का दिन भी खासा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल तक वो जुडिशल रिमांड पे हैं साइफर केस में। इसके साथ साथ तकरीबन कोई 180 से ज़ायद मुकदमात भी उनके खिलाफ हैं। तो देखना ये है कि अगर साइफर केस में भी उनको रिलीफ मिलता है, जो कि नज़र तो नहीं आ रहा, तो फिर दीगर मुकदमात में क्या फ़ैसला होता है। तो इस पर हम अभी भी बात करेंगे। अलबत्ता जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनकी राय ये है कि क्योंकि 3 साल से कम सज़ा थी तो 3 साल से कम सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाती है जो ही एपेलेट फोरम से रुजू किया जाए। यानी कि इस केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला जो ही हाई कोर्ट में गया तो ये मुअत्तल हो जाती है और इस पर किसी ने कोई हैरानी का इजहार नहीं किया। लेकिन हैरानी का इजहार इस पर इस तरह से किया गया कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो ये एक नुक्ता उठा रहे हैं, ज़ाहिर सियासी खींचतानी तो होती है। उन्होंने कहना 1 हफ्ते से PTI वालों को ये पता था कि ये फैसला जो है ये आएगा, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। ऑल्दो कि नून लीग के अपने जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये पहले दिन से एक्सपेक्टेड था कि ये जैसे ही अपील में जाएगा तो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। सज़ा मुअत्तल हुई है, कन्विक्शन बरकरार है, नाअहली बरकरार है, क्योंकि सिर्फ सज़ा की हद तक हुआ है। अभी जो ओवरऑल फैसला है ट्रायल कोर्ट का जिसमें उन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया गया वो वहीं का वहीं है। अलबत्ता अब कल क्या होगा, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, दीगर क्या मामलात हैं, सब पर हम बात करेंगे। साइफर मामले से मुतालिक भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरी एक अहम चीज़ है, स्क्रीन पर आप हाईलाइटेड देख रहे होंगे, महंगाई का जिन है, बेकाबू है और हर कोई परेशान है, मुश्किल में है, सवाल कर रहा है। क्योंकि अभी ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज़ रूम के पिछले 1 घंटे में हमने बताया कि किस तरह से चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। 29 तारीख हो गई है तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बस आप और मैं इंतज़ार ही कर रहे हैं। और बिजली जो है वो फिर से दोबारा महंगी होने जा रही है, 2 रुपये 7 पैसे। हम तो समझ रहे थे कि पता नहीं किस्तें भी करेंगे, अपनी जेब से पैसे डालेंगे, हमें बोलेंगे जाओ ऐश करो, 1 महीना कोई मसला नहीं, बिल नहीं दिया तुमने। अच्छा, आप ये समझ रहे थे? नहीं, ऐसी मतलब दीवाने का ख्वाब ही है ना, लेकिन क्या ही बात होती कि ऐसा हो जाता। और जब हम बात जानिब एहतजाज हो रहा था तो हमें उससे लग रहा था कि शायद
बाकायदा एहतजाज को देख के लोगों की दुहाइयों से कोई तरस आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तोशाखाना केस की बात करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा आज मुअत्तल हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तली का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला जारी किया है। फैसले में लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सज़ा का फैसला सुनाया था। सज़ा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम निशा केस का हवाला भी शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं हर केस में सज़ा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ज़मानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है और इस केस में दी गई सज़ा कम दौरानिए की है। तोशाखाना केस में रिलीफ के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ अटक जेल से रिहाई हासिल नहीं कर सके और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल की, तो साथ ही FIA ने साइफर केस में साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी डाल दी है। बल्कि साइफर केस में FIA ने भी नहीं बल्कि जो खुसूसी अदालत है उसके जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन उनकी जानिब से फौरी तौर पर सुपरिटेंडेंट को लिखा गया कि क्योंकि अदम पेशी पर हमने इनके वारंट जारी किए और जो है ये ऑलरेडी जेल में थे तो इनके जुडिशल रिमांड को हमने प्रोसीड कर दिया, तो 30 अगस्त तक वो जुडिशल रिमांड है उससे आप प्रैक्टिस करें, एग्जीक्यूट करें और फिर मेक श्योर करें कि कल के दिन ये अदालत में पेश हों। तो इस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम स्पेशल कोर्ट में जुडिशल रिमांड से मुतालिक कल फैसला हो जाएगा। ये जुडिशल रिमांड रहता है या फिर इसे जिस्मानी रिमांड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ये तो डिपेंड करता है प्ली पर और फिर उस पर दिए गए दलाइल पर। एग्जैक्टली। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली पर अब रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने ट्वीट किया है, अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो कह रहे हैं कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। खाना काबा की अक्सवारी घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें साबिक वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से भी गुफ्तगू की गई है क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो रद्द-ए-अमल आया, गुफ्तगू की गई मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से। तो चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल होने पर उनकी जानिब से कहा गया है कि सज़ा मुअत्तल हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, कन्विक्शन बरकरार है, ये अभी नाअहल ही रहेंगे। कहते क्या हैं वो सुने। शॉर्ट सेंटेंस में सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन जो मैं बयानात देख रहा हूँ ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो यूँ लग रहा है कि जैसे शायद सज़ा ख़त्म कर दी गई है और उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है। ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट ऑर्डर है, उसकी भी अभी रीजंस आएंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी बुनियाद पे होना चाहिए। इस बुनियाद पे क्योंकि इस स्टेज के ऊपर डीप इनटू द मैरिट्स अमूमन कोर्ट्स नहीं जाती, तो शॉर्ट सेंटेंस में सजाएं मुअत्तल होती रहती हैं, लेकिन उनकी जो सजा है वो ख़त्म नहीं हुई और ना ही उनकी नाअहली ख़त्म हुई है। तो अता तारड़ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शवाहिद और सबूत पेश किए गए हैं। सजा मुअत्तली का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि सज़ा ख़त्म हो गई, मिठाई खाने में जल्दी ना करें। तो सज़ा मुअत्तल होने पे बहुत जल्दी मिठाई ना खा लीजिएगा। सज़ा अपनी जगह कायम है, ना अहली अपनी जगह कायम है। साइफर के केस में आपने जवाब देना है और वो जज ने आज से को 15-16 तारीख को आपको जुडिशल रिमांड पे 30 दिन के लिए भेजा था, जो कल खत्म हो रहे हैं। आपकी सर्टिफाइड चोरी ना छुप सकी है, ना छुप सकेगी, ना उसकी सजा खत्म हुई है, मुअत्तल जरूर हुई है। और वो भी गुड टू सी यू को सलाम पेश आप करें कि गुड टू सी यू ने आपके लिए मामला थोड़े से गुड कर दिए हैं फॉर द टाइम बीइंग। माहिर कानून अशर और साफ़ी कह रहे हैं कि सज़ा मुअत्तली का फैसला आना कोई अनहोनी बात नहीं है। 5 साल से कम सज़ा हो तो कानून के मुताबिक मुअत्तल हो सकती है। PNN से उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। दरखास्त दी गई थी कि सजा को सस्पेंड कर दिया जाए, वो मान ली गई है और सजा को सस्पेंड होना जो है गैर मामूली सी बात नहीं है। जो क्योंकि 5 साल या 5 साल से कम अगर सजा हो तो उसकी मुअत्तली 426 CRPC के तहत वहाँ मुमकिन होती है। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि बावजूद इस चीज़ के PTI के जो ऑफिशियल ट्वीट का या जो भी उनका सिलसिला है और उसमें जो उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, जिस तरीके के बावजूद चीफ जस्टिस ने और उनके साथी जजेस ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने भी आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन
नहीं बना। आज का जो फैसला था जहां सजा की मौतली हुई, उसने सजा मौतली के दौरान ये कहीं पे तय नहीं हो गया कि कैदी नंबर 804 को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया, या कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुजरम से मोहतरम बन गए हैं। और ये भी किसी तरह मुमकिन नहीं है कि जिनको फरमाइशी खाने और मुरगन ग़िज़ाएं जेल में फराहम कर कर के एक नई दो पाकिस्तान का जो अमली नमूना सामने आया है, इसने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की कली खोल दी है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मौतली का फैसला दुरुस्त करार दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। दुरुस्त है। इस तरह के मामला जहाँ पे 3 साल सजा हुई हो, जब भी मामला अपील में सस्पेंशन कोई सीख करता है तो सस्पेंशन हो जाया करती है इस तरह के केसेस में, और इसकी चूंकि नज़ीर मौजूद है इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दुरुस्त फैसला किया है। लेकिन सस्पेंशन का मतलब ये है कि अबूरी तौर पर अब वो पाबंद सलासल नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ तक उनकी कन्विक्शन का ताल्लुक है वो तब खत्म होगी जब अपील में उनके हक में फैसला होगा, और अगर अपील में उनके खिलाफ हो गया तो फिर ये अबूरी हुक्म भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अबूरी हुक्म है, इंटरिम रिलीफ है। ये इंटरिम रिलीफ शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। जब तक इनका अपील मेन सुनी नहीं जाती तब तक ये सस्पेंशन हुई है। जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है वो उसका इतलाक जो है वो इसी केस पे होगा, उसका इतलाक दूसरे केसेस पे। इरफान कादर साहब को आपने सुना। MQM की भी राय ले लेते हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सलमान साहब, आज जो फैसला आया है किस तरह से आप देख रहे हैं उसे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक जानिब तो सजा उनकी मौतल हुई है लेकिन कन्विक्शन बरकरार है, नाअहली भी बरकरार है। सर क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट ही हूँ और बीइंग ए लॉयर 20 साल से हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। ये एक रूटीन का मैटर है और पहले ही हमने कह दिया था कि जिस केस में 3 साल सज़ा हो या 7 साल से कम सज़ा हो तो हाई कोर्ट में अपील में जाके उसमें जो है वो बेल उसको फॉर द टाइम जो ग्रांट हो जाती है। जब अपील फाइल होता है किसी भी जजमेंट के खिलाफ, किसी भी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन दी कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो अपील में ये होता है कि जी इसको सेटिसाइड किया जाए और हमें बाइज्जत बरी किया जाए। साथ ही साथ उसमें एक एप्लीकेशन ये भी लगा दी जाती है कि टेम्पररी जो है हमें इसमें सज़ा को सस्पेंड करके, कन्विक्शन को सस्पेंड करके हमें रिलीफ दिया जाए, हमें बेल आउट किया जाए अनटिल अनलेस जब तक इसका अपील का फैसला नहीं हो जाता। क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में अपीलें चलने में सालों साल लग जाते हैं। इसलिए कानून में एक ये प्रोविजन रखा गया है कि बिला वजह कोई भी शख्स जो शाम में कहते हैं कि जेल में ना सड़े और वो बाहर जो है वो घूमे, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, लेकिन उसके लिए उसे श्योरिटी बॉन्ड भी रखवाना होता है। जहाँ तक ये बात है कि उनको कोई रिलीफ मिला है तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उनकी कन्विक्शन भी बरकरार है, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है इलेक्शन लड़ने के हवाले से वो भी बरकरार है, उनकी जो चेयरमैनशिप के हवाले से जो एक डिस्क्वालिफिकेशन है जो नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ था वो भी बरकरार है। अच्छा सलमान साहब, ये भी फिर बता दीजिएगा, जिस तरह से कानूनी हवाले से भी आप खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, आप साइफर केस में 30 अगस्त यानी कल तक जुडिशल रिमांड पे हैं। अब क्या प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना होगा? बेल के लिए कल वो दरख्वास्त देंगे और उसके बाद फिर उस हवाले से किस तरह से ये प्रोसीड करेगा केस? देखिए, आज ये फैसला आने से पहले एक लेटर जिसको कहेंगे, जिसको उर्फ़ आम में जो है वो जुडिशल ऑर्डर कहते हैं, जो कोर्ट जो है वो सुप्रीम जेल को ये कहता है कि या आयु को कहता है कि इसको आप 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए अपने पास रखें। अब उनको जो है वो 1 दिन के लिए कहा है उनको अपनी सेफ कस्टडी में रखा जाए, जुडिशल कस्टडी में रखा जाए और उनको कल जो है वो पेश किया जाए। कल यानी कि उनको रिमांड के लिए पेश करेगी FIA, क्योंकि इस केस की जो तहकीकाती एजेंसी है
वो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA है। जिस तरह से शाह महमूद के साथ रिमांड पेश किया जाता है और उनका तीसरा रिमांड दिया गया, हमने देखा मजीद 2 दिन का, और कल इमरान खान को पेश करके पहला रिमांड लिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि कल उनको दोबारा से सेफ कस्टडी में ये अटक जेल भेज दिया जाता है या FIA अपने पास। अब ये देखना होगा कि अटक जेल में रहते हैं या FIA कुछ और उनके लिए हुक्म जो है वो दे देता है। हमारे साथ ही रहेगा सलमान साहब, हमें ज्वाइन किया है महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा ने, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया महरीन साहिबा आपके वक्त का। महरीन साहिबा, आज का जो केस था उसका फैसला आ गया है, तोशाखाना से मुतालिक मुख्तलिफ जमातें अपना रद्द-ए-अमल दे रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया, वो कह रहे हैं कि गुड टू सी और विश यू गुड लक का जो पैगाम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है और स्पेशली आप? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इमरान खान साहब जो कि कैदी नंबर 804 हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो दिया जा रहा है और आज का जो फर्स्ट फैसला आया है वो यकीनन उनका एक रूटीन मैटर है। जिस तरह से कादिर साहब और सलमान साहब ने बताया कि उनकी सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है, स्टिल ही कन्विक्शन उनकी अभी तक है, नाअहली और डिस्क्वालिफिकेशन उनकी अभी तक बरकरार है और बहुत ही स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गुड टू सी और उनको जिस तरह से वार्म वेलकम दिया जाता है और जिस तरह से तवातर से उनको तारीखें दी जाती हैं केसेस की, चाहे वो हायर कोर्ट हो या हमारे लोअर कोर्ट हो, उनको उनके केसेस को सुना जाता है। मुल्क में रहने वाले हमारे जो आम आवाम है उनके केसेस कई सालों से पेंडिंग है, उनकी सुनवाई 25-30 साल तक नहीं होती, लेकिन उनको स्पेशल ट्रीट करके रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, खासतौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने किस तरह से कितने अच्छे तक इन कोर्टों को फेस किया और 11 साल से ज्यादा उन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो जेल के अंदर गुजारी और केसेस को फेस करते रहे। लेकिन जिस तरह से ट्रायल और जिस तरह से स्पेशल मौके इमरान खान साहब को दिए जा रहे हैं वो तारीख के स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आज का फैसला हो, ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं लेकिन सेलिब्रेशंस इनकी आर्जी हैं और मैं समझती हूँ कि इमरान खान अगर जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जो सियासी खिदमत हैं वो यकीनन सबके सामने, अगर रिलीफ की हम बात करें, आप भी ये बात कर रही थी कि ये आर्जी रिलीफ है। अभी कल साइफर केस है, इसके साथ साथ 9 मई के वाक़यात और दीगर कुछ मुकदमात है, कमोवेश 180 जिनका उन्हें सामना है, तो आपको लगता है कि उन्हें बाकायदा तौर पर रिलीफ मिल जाएगा? देखिए जिस तरह से जेल के अंदर अटक जेल के अंदर जिस तरह से उनको रिलीफ दिया गया है, उनके इसके लिए स्पेशल बैरिक्स बनाए गए हैं जिससे उनको फूड पर सप्लाई की जा रही है, जिस तरह से उनके आराम और आसाइश का ख्याल किया जा रहा है, आम कैदी को तो नहीं दिया जाता। जो किसी भी केस के लिए रिक्वायर्ड हो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और मैं नहीं समझती कि इमरान खान को इतनी जल्दी रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, 9 मई के वाकयात हो, अल कादिर ट्रस्ट स्कैंडल हो, तो ये सारे मामलात उनको फेस करने पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि उनकी इवन की आप देखें कि उनकी बहनों को खुद को आज मैंने देखा कि उनकी बहनें भी उनसे मिलने आई हैं, आप देखें उनके लिए स्पेशली एमनेस्टी स्कीम जो है वो जारी की गई, उनकी बहनों को भी रिलीफ दिया गया। अच्छा, कानून इसके हवाले से क्या कहते हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, क्योंकि कानूनी माहिर भी हैं। अब जिस तरह से महरीन साहिबा कह रही हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, जो उनको लवाजमात फराहम की जा रही है, उनकी फरमाइश पूरी की जा रही है, तो सर कानून क्या कहता है इस लिहाज से? देखें कहानी वहाँ से शुरू होती है जब तोशाखाना केस की चंद दिन पहले जो है वो एप्लीकेशन समाअत के लिए, हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने आए, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उसकी सरबराही कर रहे थे और उसमें जो है वो सीधा बाईपास करते हुए, जो कि कहीं भी इसकी नज़ीर नहीं मिलती, लोअर कोर्ट की जो अपील है हाई कोर्ट में समाअत और उसके ऊपर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर समाअत शुरू कर दे, तो कहानी वहाँ से शुरू होती है। उन्होंने सीधा उसके ऊपर जो है वो उसको टेकअप कर लिया और ये कहा कि अगर कल तक वो फैसला नहीं करते तो हम जो है इसको सुनेंगे और 1 बजे का टाइम भी दे दिया। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट या इनडायरेक्टली जो है एक तरह से ये डायरेक्शन इशू कर दी गई चीफ जस्टिस की जानिब से कि कल हर हाल में आपने रिलीफ देना है, फैसला करना है, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। जहाँ तक बात की आपने स्पेशल ट्रीटमेंट की, तो मैं आऊँ कि इनकी जो दोनों बहनें वो भी 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हैं और मफरूई हैं, ATC से इश्तिहारी भी हैं, लेकिन क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया आई डोंट नो। जिस तरह से इन्होंने अभी महरीन साहिबा ने फरमाया कि 9 मई की जो केसेस है 180 केसेस हैं, बाकी का तो छोड़िए, जो 9 केसेस में इनकी जो बेल डिसमिस हुई है, प्रोटेक्टिव बेल, उसको भी जो है उन्होंने चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने अप्लाई किया है उसके लिए सलमान साहब ये बताएगा कि अब एक तो तोशाखाना केस जिसका फैसला आया, कल साइफर से मुतालिक भी यकीनन जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीड होगी, इसके अलावा मजीद जो केसेस हैं, अगर हम जो चीदा केसेस है उनकी बात करें
तो आपको ऐसा लगता है कि अगर साइफर में इनको रिलीफ मिल जाता है तो कौन से दीगर केसेस हैं जिनमें इनकी रिहाई जो है उसमें मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि खान साहब की रिहाई में कोई मुश्किल आते हैं। रिमांड ही होता है। रिमांड जो है वो मैक्सिमम जो है वो सीआरपीसी में और पीपीसी में जो की मुद्दत है वो 14 डेज है, और जो एटीए में जो है वो 90 डेज है, और एफआईए के पास 30 डेज है, और मैक्सिमम जो है वो कोर्ट जो है वो 8 दिन 10 दिन 14 दिन तक देखती है फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब उनको एफआईए को एक ही है, एफआईए कह रही है कि हमें साइफर को रिकवर करना है, जिसका उन्होंने जिक्र किया था इमरान खान साहब के पास या शाह महमूद कुरैशी के पास, जिन्होंने कहा है वो खो गया है। उन्होंने ठीक है, यानी अब जुडिशियल रिमांड जो है वो जिस्मानी रिमांड में भी बदल सकता है। सलमान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मेरीन साहिबा भी हमारे साथ ही है। मेरीन साहिबा, आप अब जो सियासी सूरत हाल है उसको किस तरह देख रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ ये मुकदमात चल रहे हैं, इंतखाबात के हवाले से भी बात हो रही है। आज पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ उन्होंने सामने रख दिया है कि जो इंतखाबात है वो नवे रोज़ में होनी चाहिए। अक्टूबर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि उसमें कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। पूरी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा कहाँ पे जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये केसेस अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी है वो ऑन टाइम इलेक्शन है। जिस तरह से आर्टिकल 224 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन ही इन तमाम मामला का हल है कि डेमोक्रेसी जो है उसकी कंटिन्यूशन होनी चाहिए और किसी सूरत डिले नहीं होना चाहिए। और जिस भी किस्म के एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं उन एक्सक्यूजेस को हटा के आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन ईसीपी में गया, और उसके बाद आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जिससे फोकस यही किया गया कि डिलिमिटेशन के मामले को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक रुकावट थी जब सीसीआई की मीटिंग हुई थी, तो मुराद अली शाह साहब ने क्लियर कर दिया कि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने रिलीफ दिया कि सीटें उतनी ही रहेंगी और कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं होगी जो आगे हमारे 90 डेज के इलेक्शन में रुकावट बने। तो इस क्लियर के कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट डिलिमिटेशन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये कानूनी मामलात अपनी जगह, जो केसेस चल रहे हैं उनके फैसले अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। गो के नून लीग ने भी अब यही कहा है कि वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। देखना यह है कि पूरी सूरत हाल में सियासी मंजरनामा कहाँ तक जाता है, और यकीनन अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क में ओवरऑल इस्तेहकाम आएगा। मौशी सूरत हाल भी हमारे सामने। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, MK महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी, आपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। ये थी पूरी सूरत हाल। तोशा खाना केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल हुई। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा के साथ साथ इसमें एक जुमला और ऐड कर लें कि बाहर से जब बहुत सारे डॉलर आएंगे इन्वेस्टमेंट की सूरत में तो ही बेहतरी आएगी। उसी पे इन्हिसार किए बैठे हैं। अच्छा, ये तोशा खाना का टेक अवे क्या है, इसका ब्रीफ क्या है, जरा जल्दी से अगर आपने स्टोरी फॉलो नहीं की तो बता देते हैं आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तली का जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है, तफसीली हुक्मनामा जारी किया गया है। तोशा खाना से बचे हैं तो फिर साइफर आड़े आ गया है। सज़ा मुअत्तली के बावजूद जेल से साबिक़ वज़ीर आज़म को रिहाई नहीं मिली है और सज़ा मुअत्तली पर सियासी हरीफ फट पड़े हैं और सज़ा मुअत्तली तवक्को के ऐन मुताबिक है, कानूनी माहिरीन की राय है, जबकि सियासी मुखालिफिन अब भी अदालतों का जो रवैया है उससे मुताल्लिक़ सवाल जवाब करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सियासी बहस है और सियासतदान जो हैं वो यकीनी तौर पर हर मामले पर अपने सियासी अंदाज से एक न एक तबसरा रखते हैं, राय रखते हैं, लेकिन सियासत का बेहतरीन मौका होता है इंतखाबात कब होंगे ये वो सवाल है कि जिसका जवाब तलाश करने के लिए सारी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के पास जा रही हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी गए। नैयर बुखारी ने इस मुलाकात के बाद बताया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फौरी शेड्यूल और तारीख देगा, हमें मुलाकात में ऐसा कह दिया गया है। उनको सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह। पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क में आइन सबसे बालादस्त कानून है, आइन है, बाकी कवानीन जो हैं वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, और जो प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उन पर अमल दरामद होना चाहिए। जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे। सेनेटर शरी रहमान भी इस मौके पर मौजूद थी और उन्होंने कहा है कि आइन में तरजीह 90 दिन में इलेक्शन है, नई हल्का बंदियाँ नहीं हैं। उनकी गुफ्तगू भी सुनिए। हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है, तो टाइम उसके ऊपर बाला हो और वो प्लीज उनसे ये सिर्फ तवक्को है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, वो ऑटोनमस हैं
वो एक उन्होंने अपनी हैसियत और एक रेपुटेशन बनाई है, तो अब वो मेहरबानी करके एक इलेक्शन शेड्यूल है। तो आज पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कमीशन के वफ़द से मुलाकात हुई है, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा कर लिया। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मज़ीद जान लेते हैं। शबिया, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल और पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या मुतालबात किए गए हैं? इंतखाबात 90 दिन में कहा जा रहा है कि होने चाहिए। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में ना सिर्फ सियासी जमातों से मशावरत का सिलसिला जारी है, बल्कि बाकी भी जो सरगर्मियाँ हैं हम वो देख रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन में 3 अहम इजलास हुए। पहले जो 2 इजलास थे वो आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध, जबकि दूसरा जो इजलास था वो आईजी बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के साथ हुआ। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 रुकनी वफ्द, जिसमें नैयर बुखारी, शरीर रहमान, फैसल करीम कुंडी समेत लोग अफराद शामिल थे, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात जो हैं इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की, उसमें नैयर बुखारी ने यही कहा कि जब असम्बलियाँ तहलील हुई तो इंतखाबात भी हैं जो वक्त पे होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ इंतखाबात की तारीख बल्कि शेड्यूल का भी इलेक्शन कमीशन को ऐलान करना चाहिए। जबकि शरीर रहमान ने यह कहा कि आइन में 90 रोज़ अहम है, हल्का बंदियाँ अहम नहीं हैं। इसके साथ उन्होंने अगर हम बात करें मुराद अली शाह की, तो उन्होंने कहा कि नए जो हैं वो शेड्यूल जो है वो भी दोबारा जारी हो सकता है और हल्का बंदियाँ जो हैं वो भी वक्त से पहले जो हैं की जा सकती हैं। इस तरह हमने ये देखा कि और सिर्फ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, इससे जमात इस्लामी जो है उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था 90 रोज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 90 रोज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो ना सिर्फ अपने खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने रख रही हैं इंतखाबात के हवाले से, ठीक है। तो तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के की हैं। तकरीबन कम बेशक तमाम ही पार्टी के जो वफ़द हैं उन्होंने मुलाकात भी कर लिया। देखना यह है कि अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या फैसला होता है। शबिया, शुक्रिया, आप अपडेट कर रही थी। आज जब वक्त गुफ्तगू कर रहा था तो बैद ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज क्यों नज़र आ रहा है, तो ये तो अब वही बता सकते हैं कि क्या कंफ्यूजन है। असल में उनका भी वही वाला हाल है ना जो एमके और बाप वालों का था कि उस वक्त तहरीक अदम एतमाद पे वोट देना है नहीं कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही। इस पे वफाकी काबीना का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इजलास भी हुआ, बल्कि बहुत से इजलास हो चुके हैं। अब अहम तजावीज़ कुछ सामने आई हैं। सार्फिन को बिजली के बिल्स में रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत कर दी गई है। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई है और 400 यूनिट तक के बिजली बिल आइंदा 6 माह में एक साथ में वसूल किए जाएंगे। रिलीफ की मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF की रजामंदी के बाद ही सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। तो IMF की जो मंजूरी है बहुत कल ही है। मैंने कहा कि ये ऐलान जो नहीं हो पा रहा है, इसमें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो IMF की मंजूरी, और ये अभी 400 यूनिट ये इनिशियली आपको बताया जा रहा है, लेकिन जब ये अनाउंस होने के करीब जाएगा तो ये होता होता आखिर में पहले 300 आएगा, फिर 300 के बाद 200 चला जाएगा, और फिर बस वो जो एक कमरे का है ना, वो जो आप कह लें गार्ड रूम होता है या हमारे जो हेल्पर्स का रूम होता है, उसके 100 यूनिट वाले को जो है वो रिलीफ मिल रहा होगा। बाकी आप और मैं वैसे ही बिजली का बिल भर रहे होंगे। तो कि ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, और ये तो अभी खैर इम्कान है ना। दूसरी एक चीज़ जो लाजमी होनी है वो है बिजली की कीमतों में इजाफा। मजीद बिजली अब मजीद 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत इस सिलसिले में कल होगी। जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त की गई है और सार्फिन पर यूँ 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो ये एक तरफ तवक्को की जा रही है कि बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, और दूसरी तरफ ये जो कि होना ही है वो दिन के जिसका वादा है कि मिसदाक बिजली की कीमतों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो इजाफा होता है वो होने जा रहा है एक बार फिर, और इस मरतबा 2 रुपये 7 पैसे का, और अभी वो 20 रुपये 17 पैसे वाले जो मामलात हैं वो तो अभी तक एग्जीक्यूशन पे आई नहीं है, बल्कि अभी 29 तारीख है, 31 तारीख को फिर दोबारा जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो खैर मामलात बड़े मुश्किल हैं। सिद्दीक साजिद हमें ज्वाइन करें, हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे लिए शायद इन्हें आसान बना दें। सिद्दीक, बिजली की कीमतों में कमी की तवक्को थी, कोई बिलों में रिलीफ का कह लीजिए कि नारा था, ये तो बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। हो क्या रहा है? जो इजलास पे इजलास हुआ उसका क्या नतीजा निकला, और कल की समाअत से कोई अच्छी खबर की तवक्को तो नहीं की जा सकती नेपरा की? जी, कोई नतीजा नहीं निकला जी, और इसकी सबसे बड़ी वजह IMF की शराइत और मुआहदा है, जिसकी आज भी वज़ारत ख़ज़ाना ने किसी भी किस्म का जो रिलीफ है उस रिलीफ की मुखालफत की है। तो इसी वजह से अब 400 यूनिट तक की जो तजवीज़ है कि आवाम को इसमें रिलीफ दिया जाए, वो अब तो तजवीज़ IMF के साथ इन्होंने शेयर करने का जो है वो फैसला किया है।
और इस हवाले से जो वजारत तवानाई है उन्होंने तो आज मुख्तलिफ ऑप्शन पेश कर दिए थे, लेकिन फिर भी कहा गया कि क्योंकि IMF के पास जाए बगैर जो है वो नहीं हो सकता, तो लिहाजा पहले IMF से रुजू किया जाएगा। IMF रजामंद हुआ तो उसके बाद फिर जो है ये इसके ऊपर अमल दरामद होगा। इसी तरह जो है वो बिजली तकसीमदार कंपनियों के जो नुकसान और मुफ्त बिजली वाला जो इशू था उसके ऊपर भी कोई फैसला आज इजलास में जो है वो नहीं हो सका कि मुफ्त बिजली खत्म करनी तो उसका तरीकाकार क्या होगा। कहने का मतलब बस यही है कि जो इशू इस हवाले से थे कि सेटल हो जाएंगे या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। अवामी एहतजाज के बावजूद किसी किस्म का अभी तक रिलीफ देने से मतलब कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो सका। वज़ारत तवानाई की तजावीज़ क्या थी आप जिसका जिक्र करें? वज़ारत तवानाई ने यही तजवीज़ दी थी कि एक तो उन्होंने कहा था कि आइंदा 6 से 7 माह के लिए बिजली की जो फी यूनिट कीमत है उसको जो है वो आप 2 रुपए कर दें, और साथ ही साथ जो अक़सात हैं वो कर दी जाए, 6 से 7 अक़सात वो कर दी जाए, और 400 यूनिट तक जो बिजली का इस्तेमाल है उसकी जो सार्फिन है उनसे भी आइंदा 6 माह के दौरान अक़सात में बिल जो है वो वसूल किए जाएं। लेकिन ये तमाम तो बातें, लेकिन जाहिर है ये सारी चीज़ें IMF की जो अप्रूवल है उससे मशरूत हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेनेटर बैरमन तंगी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सेनेट की जो कमेटी है उसमें खासा जो आवाम का गम गुस्सा है उसकी तर्जुमानी की है। सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने यकीनी तौर पर जो मुतल्लिका सवालात हैं वो उठाए, कोई जवाब मिला आपको ऐसा जो मुतमईन कर सके आप एक आम शहरी को कि क्या हो रहा है बिजली के बिलों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन जो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग थी और ज़ाहिरी बात है कि उसमें तमाम चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे। मेरी बातें भी सुनी हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के, और बाकी मेरे ऑनरेबल कोलीग्स की भी सवालात सुने हैं। मैंने जो सवालात किए थे उसी दिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, बल्कि मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप 2 दिन दे दें, हम 2 दिन के बाद आपको जवाबात देंगे। मेरे सवालात ये थे कि वो कह रहे थे कि डॉलर्स की वजह से ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल बात है, लेकिन मैंने जब सवाल किया कि जब नीचे डॉलर्स आते हैं तो उसके बारे में आप मुझे वो फिगर बताएं कि जिसमें आवाम को रिलीफ दिया है, तो उसने मुझे नहीं दिखा सका। फिर मैंने पूछा कि जो बिलियन रुपए ड्यूस है डिफॉल्टर्स पे, आप बताएं कि पाकिस्तान में कितने लोगों पे कितने अरब रुपए डिफॉल्ट्स है, तो उसने मुझे फिगर नहीं दी। फिर मैंने कहा कि ये बताएं कि कितने अरब रुपए की चोरी हो रही है और उस चोरी में कौन कौन मुलविस है, पब्लिक करे और डिस्प्ले करे, आवाम को दिखाएं, तो उसने मुझे फिगर नहीं दी। फिर मैंने कहा कि डिस्कोज में कितने लोग एम्प्लॉइज है, 5 लाख है, 4 लाख है, और फिर वो मुफ्त बिजली जो यूज करते वो कितने अरब रुपए, उसने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि जो मुफ्त बिजली पाकिस्तान में डिस्कोस एम्प्लॉइज के अलावा कितने लोग हैं कि वो मुफ्त बिजली लेते, उसका भी मुझे जवाब नहीं दिया गया, और मुझसे 2 दिन लिए हैं, तो 2 दिन के बाद यानी अभी 5 सितंबर को मीटिंग है, उसमें मुझे जवाबात मिलेंगे। लेकिन एक सवाल मैं करता हूं जरूर, देखिए वी आर ऑल करप्ट। आपके सवाल की तरफ, ये एक बल्ब वाला और एक पंखे वाला न बिजली की चोरी करता है, न वो डायरेक्ट कनेक्शन लेता है, न वो कोंडा कल्चर पे यकीन रखते हैं, न कोंडा डालते हैं। वो गरीब जो चक्की में पस रहे हैं, ये उन लोगों की वजह से जिनकी घरों में 15-15 एसीस है, 10-10 एसीस हैं, और वो डायरेक्ट कोंडा लेते हैं, ड्यू से उस पे करोड़ रुपए अरब रुपए की। इसी तरह तो मैं ये समझता हूं कि जब मोहल्ले में अगर किसी के कोंडे हैं, तो ये जनरल मासिस की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वापडा वाले को इतला करे, डिस्को वाले को इतला करे। ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम ये सिलसिला शुरू करें तो मोहल्लों में ये चोरियां खत्म हो जाएगी, ये कोंडा कल्चर डिस्करेज हो जाएगा। ये जो बिल्स हैं, ये डिस्कोस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किन लोगों के ऊपर कितने कितने करोड़ रुपए, कितने कितने लाख रुपए ड्यूस है, वो भी जनरल मासेस को बताएं। तो अभी जब गरीबों पे आप यूनिट की बिजली के बिल बढ़ाते हैं, मैं रोज अव्वल से इस पॉलिसी के खिलाफ हूं कि आप यूनिट की कीमत बढ़ाते हैं। सेनेटर साहब, इसमें तो यकीनी तौर पर एक तजवीज़ ये भी है कि जहां चोरी नहीं हो रही वहां यूनिट का प्राइस जो है कुछ और रखा जाए, जहां चोरी हो रही है वहां यूनिट कुछ और रखा जाए। लेकिन जो आप बात करें कि चोरी के खात्मे के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, मामला तो फिर आपको पता है कि कंज्यूमर कोर्ट्स में चले जाते हैं, फिर एक के ऊपर एक मामला चलता है, तो यहाँ इतनी लेयरिंग है प्रोटेक्शन की
कि फौरी तौर पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ज़रा हार्ट टू हार्ट एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने उस दिन कमेटी में सारे सवालात उठाए, क्या हमारा बिजली का बिल कम हो जाएगा? ये जो लोग 5 दिन से सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, बिल जला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये कोई उम्मीद ना रखें क्योंकि 2 रुपये 7 पैसे तो फिर बढ़ रही है। नहीं नहीं नहीं, इसके बिजली की कीमत बिल्कुल कम नहीं होगी। फॉर टाइम बीइंग्स उसको रिलीफ दे सकते हैं, और जो टैक्सेस है उसमें कुछ कमी ले सकते हैं। ये बिल सेट असाइड कर सकते हैं, जो उनके बस में है सेट असाइड करके नए बिल दे दें और इसको किस्तों में वो दे दें। मैं जो समझता हूँ, ये मेरी सोच है, मैं गलत हूं, लेकिन मैं ये जो समझता हूं कि अगर ये यूनिट की पैसे कीमत कम करे, आई थिंक दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन रिलीफ दे सकते हैं अगर हम चाहें, तमाम पॉलिटिकल जमातें चाहें। आज जमातों ने भी एहतजाज शुरू किया है, तो अगर हम अपने मुल्क को, अपने इदारों को कमजोर करते हैं, अभी इस वक्त जो केयरटेकर गवर्नमेंट है हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये मामला कहां चलेगा? मैं समझता हूं कि कम्युनिटी, मैं समझता हूं कि इदारे, मैं समझता हूं कि मीडिया और जनरल मासे और हुकूमत मिलके मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं अगर हम एक पिच पे आ जाएं। अच्छा, इसमें जो आपने सवाल स्टैंडिंग कमेटी में उठाए तंगी साहब, मैं जरा उसमें फर्दन एक एक करके आपसे चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। डॉलर के रेट के साथ डेफिनेटली ये मामला जुड़े हुए हैं और डॉलर का रेट जो है वो इस वक्त काबू से बाहर है, बल्कि तो अभी मजीद बढ़ेगा। लेट्स लीव इट, सेट असाइड करते हैं इसको। डिफॉल्टर्स जो हैं उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, उनसे रिकवरी का प्रोसेस बहुत स्लो है। तीसरी चीज़, जो चोरी है उसकी रकम मैं और आप क्यों दे रहे हैं, इस पर कोई जवाब मांगा आपने उनसे कि भाई मैं तो चोरी कर भी नहीं रहा, फिर मैं चोर के पैसे क्यों दूं? नहीं, मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर किसी की एक शॉप है और आपके 2 बेटे उस शॉप में बैठ के दुकान चलाते हैं, तो क्या उस दुकान से चोरी पॉसिबल है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा 5 लाख एम्प्लॉइज की मौजूदगी में, 5 लाख एम्प्लॉइज की मौजूदगी में जो मुफ्त बिजली खाते हैं, उनके भाइयों के लिए बिजली मुफ्त है, उनके रिश्तेदारों के लिए बिजली मुफ्त है, उनके मोहल्ले के यार दोस्तों के लिए बिजली मुफ्त है। लेकिन जब 5 लाख एम्प्लॉइज है उनकी मौजूदगी में अगर ये चोरी है, तो इट मीन्स कि वो इन्वॉल्व है इस चोरी में। तो यही तो मैं सवाल करता हूं कि गरीब उन लोगों की चोरी की वजह से उन पे आप यूनिट की बिजली क्यों बढ़ाते हैं? आप रिकवरी करें, आप चोरी बंद कर लें। जिन्होंने ये पैसे देने उनसे पैसे ले, हमसे क्यों ले रहे हैं? दूसरा, मुफ्त बिजली का धंधा, ये मुफ्त बिजली का धंधा कब बंद होगा सर? मुझे ये बताएं कि मैं उस वापडा वाले के लिए क्यों पैसे भर रहा हूं? क्या मैंने एडिशनल सेक्रेटरी से सवाल किया, अरशद मजीद से, कि आपके पास 5 लाख 3-4 लाख एम्प्लॉइज हैं, आपकी मिनिस्ट्री है, ये मुझे बताइए, इस सवाल का मैं जवाब लूंगा आपसे कि ये चोरी क्यों हो रही है। आप बंद करें इसको। सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो जो मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम जो मराहत में जो है वो बिजली ले रहा है, वो तो अपनी बुनियादी सर्विसेज के बस तनख्वाह तो ले रहा है, वो उस तनख्वाह में से बिजली का बिल भरे। मैंने उसका ठेका तो नहीं लिया हुआ कि मैं उसका बिजली का बिल भरूं। लेकिन एक तरफ वो मुफ्त बिजली लेते हैं, दूसरी तरफ वो अपने रिश्तेदारों को उसने बिजली मुफ्त दी है, और तीसरी तरफ उनकी मौजूदगी में करोड़ों अरबों रुपए की चोरी होती है। यही तो मेरे सवालात हैं। चलें, हम आपको दोबारा, तंगी साहब वक्त की अभी कमी है, इंशाल्लाह जिस दिन आपको ये जवाब मिले हम आपको दोबारा लेंगे और आपसे समझेंगे कि आपको कमेटी ने क्या समझाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कि किस तरह से सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने रेलेवेंट सवाल पूछे और उन्हें उसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि चोरी वो करे, पैसे मैं भरूं, मुफ्त बिजली उसकी है, पैसे मैं भरूं, इसी जिंदगी में जो है वो जनाब इसी चक्कर में जिंदगी खत्म हो जाती है और तनख्वाह भी खत्म हो जाती है। सीधी बात, मसले मसाइल एक जानिब, दूसरी जानिब जो सियासी मेल मुलाकातें हैं उनका सिलसिला भी जारी है। मरियम नवाज से सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में पार्टी तंजीम साजी, सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है और मुलाकात करने वालों में अरशद जावेद वड़ाइच, राना आरिफ, हाफिज शाहिद नदीम, तारिक सुबहानी और दीगर शामिल हैं। मरियम नवाज शरीफ ने साबिक अरकान असेंबली को ख़वातीन विंग और यूथ की यूनियन काउंसिल तक टीम बनाने का टास्क दे दिया है। तो तंजीम साजी की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मरियम नवाज के कंधे पे है और वो आजकल इसी जो काम है उसमें वो मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं और इसी सिलसिले में मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। आज भी उनकी सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून और तंजीम साजी का जब भी एक ही जुमले में देखता हूँ ना, सुनता हूँ, तो थोड़ी सी हैरानी होती है। आपसे कल मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।